नमस्कार। सुधीर कुमार फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। यह कक्षाएं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी और इस चैनल पर आप गणित की कक्षाएं ले सकेंगे। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इन कक्षाओं का फ़ायदा सभी बच्चों को मिल सके। आइए सीखते हैं कक्षा 9वीं के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि किसी नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दोनों सड़कों में से एक उत्तर से दक्षिण है और दूसरी पूर्व से पश्चिम है। आकृति में आप देख पा रहे हैं कि दोनों सड़कें हमने लाल रंग से दिखाई हैं। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 5-5 छोटी सड़कें और हैं जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ही आकृति में दिखाई गई हैं। उत्तर से दक्षिण मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की 5 सड़कें पूर्व से पश्चिम की 5 सड़कों को समकोण पर काटती हैं और इस प्रकार नए नए चौराहों का निर्माण होता है। अब उदाहरण के लिए प्रश्न में यह कहा गया है कि उत्तर से दक्षिण दूसरी सड़क जो पूर्व से पश्चिम की 5वीं सड़क को काटती है उस चौराहे को 2,5 कहा जाए। तो इस प्रकार मार्ग संख्या 4 जो कि उत्तर से दक्षिण है उसको मार्ग संख्या 3 जो कि पूर्व से पश्चिम है, दोनों का चौराहा कहाँ बनेगा। आप आकृति में देख पा रहे हैं कि दोनों का चौराहा 4,3 के माध्यम से दिखाया गया है, जहाँ पर मार्ग 4 उत्तर से दक्षिण और मार्ग 3 पूर्व से पश्चिम काट करके चौराहे का निर्माण कर रही हैं। इसी प्रकार मार्ग 3 वाली सड़क मार्ग नंबर 4 वाली सड़क को काट करके एक दूसरे चौराहे का निर्माण करती है जिसका नंबर 3,4 है। आप देखिए ये दोनों चौराहे एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस नगर में बनने वाले जितने भी चौराहे हैं हर चौराहे को एक अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति में आगे चल के हम इसी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बिंदुओं को कार्तीय तल में निर्धारित करना सीखेंगे। कार्तीय तल किसी भी तल में जब दो समकोण पर काटती हुई रेखाएं खींची जाती हैं तो वो एक कार्तीय तल का निर्माण करती हैं। कार्तीय तल की अवधारणा सबसे पहले दरकाते नाम के गणितज्ञ ने दी थी। उनका कहना था कि किसी भी तल में बिंदुओं को एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दिए हुए निर्देशांकों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। आप आकृति में देख पा रहे हैं इसी कार्तीय तल में दो समकोण पर काटती हुई रेखाएं होती हैं। जैसा कि आकृति में लाल रेखाएं दी गई हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी ऊपर से नीचे खड़ी हुई है उसको हम वाई अक्ष अथवा कोटि कहते हैं, जबकि जो क्षितिज रेखा है अर्थात पूर्व से पश्चिम दिखाई गई है उसको हम एक्स अक्ष
अथवा भुज कहते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वो बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। इन दोनों रेखाओं के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स अक्ष आपको देखने से ही समझ में आ रही होगी, ये हमारी संख्या रेखा की तरह ही है, जिसके मध्य में 0 अंकित है। उसके जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3 में संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो घटा 1, घटा 2, घटा 3 के रूप में संख्याएं घटती जाती हैं। इस प्रकार ये एक्स अक्ष दोनों तरफ इतना ही बढ़ाया जा सकता है। ये एक संख्या रेखा की तरह ही होता है। इसी प्रकार आप वाई अक्ष को ध्यान से देखिए। वाई अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। ये ऊपर से नीचे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जब हम मध्य में 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3 ये धनात्मक अंक लिखे होते हैं, और जब हम नीचे जाते हैं तो घटा 1, घटा 2, घटा 3 ऋणात्मक संख्याएं लिखी होती हैं। ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। इसी तरह से एक्स अक्ष में दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं अंकित होती हैं। संख्या रेखा पर इनको हम संख्याएं कहते हैं, लेकिन यही संख्याएं जब कार्तीय तल में लिखी जाती हैं तो इनको निर्देशांक कहा जाता है, क्योंकि यही वो संख्याएं हैं जो हमें बिंदुओं का निर्धारण करने में मदद करती हैं। बिंदुओं के निर्धारण करने से पहले आइए आपको कुछ और जानकारी देते हैं कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल जैसा कि आपको सामने आकृति में नजर आ रहा है, दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इस कार्तीय तल को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। जो आपको हरे रंग का क्षेत्रफल का भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार पीले रंग का जो भाग है वह दूसरा चतुर्थांश कहलाता है। इसी प्रकार जो बैंगनी रंग का भाग है वो तीसरा चतुर्थांश कहलाता है, और जो स्लेटी रंग का भाग है वो चौथा चतुर्थांश कहलाता है। इस प्रकार समकोण पर काटने वाली एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती हैं, जिनको हम चतुर्थांश कहते हैं। अब इस पूरे कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित की जा सकती है, यह आप देखिए। आपको सामने देखने पर नजर आ रहा होगा कि हमने 5 बिंदु लिखे हैं, 5 नहीं 4 बिंदु लिखे हैं, A, B, C, D। ध्यान से देखिए, जो A बिंदु है उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,2। इसका अर्थ यह है कि इस बिंदु के निर्देशांक 2,2 हैं, यानी 2 एक्स अक्ष पे है और 2 ही वाई अक्ष पे है। ध्यान रखें, बिंदुओं को लिखने की पारंपरिक तरीका यही है कि पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष का। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप ए पर खड़े हैं, तो आप एक्स अक्ष की तरफ सीधे लंबवत दिशा में देखिए तो आपको एक्स अक्ष पर 2 नजर आएगा। अतः यहाँ पर एक्स का निर्देशांक 2 है। इसी प्रकार जब आप वाई की तरफ देखेंगे लंबवत दिशा में, यानी सीधी दिशा में, तब भी आपको 2 ही नजर आएगा। इसलिए इसके निर्देशांक 2,2 कहलाते हैं। इस पूरे कार्तीय तल में 2,2 का ये केवल एक ही बिंदु है, और कोई बिंदु ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके वही निर्देशांक हो। जैसा कि हमने 3.1 के दूसरे प्रश्न में आपको समझाया था। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक और उदाहरण देखिए। दूसरा बिंदु है बी। बी पर देखिए, ये दूसरे चतुर्थांश में है, पीले चतुर्थांश में। इसमें इसके निर्देशांक देखिए -3,2, अर्थात x हमें -3 नजर आएगा और y 2 नजर आएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि आप B पर खड़े हैं, तो B से जब आप x की तरफ देखेंगे तो आपको -3 नजर आएगा, और B से जब आप y की तरफ देखेंगे तो आपको +2 जमा का 2 नजर आएगा। इसीलिए इसके निर्देशांक -3,2 हैं।
इसी प्रकार सी के निर्देशांकों को भी आप समझ सकते हैं जो तीसरे चतुर्थांश में है, -2, -1। अर्थात जब आप सी पर खड़े हों तो आप एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो आपको -2 नजर आएगा और वाई अक्ष की तरफ देखेंगे तो आपको -1 नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार आप डी बिंदु को देखिए। डी बिंदु के निर्देशांक 2, -1 हैं। अर्थात जब आप एक्स अक्ष की तरफ देखोगे तो आपको 2 नजर आएगा और जब आप वाई अक्ष की तरफ देखोगे तो आपको -1 नजर आएगा। इस प्रकार आप चारों बिंदुओं की तुलना कीजिए। ए बी सी डी चारों के निर्देशांक अलग अलग हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कार्तीय तल में कोई भी दो बिंदुओं के एक जैसे निर्देशांक नहीं हो सकते। अब आप यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझ सकते हैं। आप पहले चतुर्थांश में ए बिंदु को देखिए, उसके निर्देशांक 2, अर्थात एक्स निर्देशांक भी धनात्मक है और वाई निर्देशांक भी धनात्मक है। यानी आप याद रखें, पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक प्लस के होते हैं, जमा के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखिए, बी का पहला निर्देशांक -3 अर्थात ऋणात्मक है और वाई दूसरा निर्देशांक धनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि दूसरे चतुर्थांश में सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक माइनस के होते हैं और वाई निर्देशांक प्लस के होते हैं, जमा के होते हैं। इसी प्रकार आप सी को देखिए, जो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, बैंगनी रंग के चतुर्थांश में -2, -1 अर्थात एक्स निर्देशांक भी माइनस में है और वाई निर्देशांक भी माइनस में है। अर्थात तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के ही मान माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार डी में आप देख सकते हैं कि दोनों एक्स और वाई, एक्स धनात्मक है और वाई ऋणात्मक है। अर्थात चौथे चतुर्थांश में एक्स सारे के सारे प्लस के होते हैं और वाई के सारे माइनस के होते हैं। यहाँ पर आप यह भी समझें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये दोनों अक्ष किसी चतुर्थांश में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये रेखाएं हैं। रेखाओं की लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती, अर्थात इनका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं गिनी जाती, लेकिन ये कार्तीय तल का हिस्सा होती हैं। इन रेखाओं को आप ध्यान से देखें। एक्स अक्ष के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जितने भी बिंदु हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, इनमें से आप किसी भी बिंदु पे खड़े हो जाइए। कल्पना कीजिए आप एक्स के 3 बिंदु पर खड़े हैं, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर 3 जहाँ पर लिखा है, यदि वहां पर आप खड़े हैं तो वहां पर आपका निर्देशांक एक्स तो 3 ही होगा। लेकिन वही स्थिति आप वाई के रूप में देखिए कि जब आप 3 पर खड़े होंगे तो जब वाई की तरफ आप लंबवत देखेंगे तो आपको वाई का 0 नजर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो 3,0 होंगे। इसी प्रकार जब आप 2 पर खड़े होंगे तो उसके निर्देशांक 2,0 होंगे। यदि आप मूल बिंदु पर ही खड़े हैं, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ से आपका एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। आप यह भी ध्यान रखिए, इससे आप यह समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उनके लिए वाई का मान 0 होता है। और इसका यदि हम विलोम समझते हैं, इसका बिल्कुल ठीक उलट वाई अक्ष के केस में होता है। जब आप वाई अक्ष पर कहीं पर भी खड़े होंगे तो वहाँ से आपको, जब आप सीधा एक्स अक्ष पर देखेंगे तो आपको एक्स का 0 नजर आएगा। अर्थात वाई अक्ष पर पाए जाने वाले सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक 0 होता है और वाई निर्देशांक अलग अलग होता है। तो इस प्रकार आप कार्तीय तल को अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे और भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कार्तीय तल में चतुर्थांशों और बिंदुओं का निरूपण, बिंदुओं का दर्शाना आपको अच्छे से आ जाना चाहिए।
कार्तीय तल एक नज़र में। अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पर वास्तव में कार्तीय तल कैसे बनता है देखिए। एक्स अक्ष भुज और वाई अक्ष कोटि दोनों समकोण पर काटती हुई दो लाल रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पर लाल रेखाएं केवल इसलिए दिखाई गई हैं ताकि आपको अलग से नजर आए। जब आप ग्राफ पर बनाएं तो ये पेंसिल से बनाएं तो ये आपको रेखाएं अलग से नजर आएंगी। आप इसमें देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, यानी प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, तीसरे में x और y दोनों माइनस के होते हैं और चौथे चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस का होता है। आप इसमें ध्यान से देखिए, हमने इस आकृति में बीच में मूल बिंदु को अलग से दिखाया है, 0,0, यानी मूल बिंदु एकमात्र ऐसा बिंदु है जहाँ पर x और y दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं। इस प्रकार आप कार्तीय तल का निर्माण कर सकते हैं। कार्तीय तल का निर्माण करते समय और भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जब हम आगे जैसे जैसे प्रश्न हल करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अब देखिए, कार्तीय तल में बिंदु कैसे दर्शाया जाता है। कार्तीय तल में बिंदु दर्शाना सीखें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले x और y दो अक्ष अच्छे से खींच लीजिए। ग्राफ पेपर पे ये बड़ी ही आसानी से खींचे जा सकते हैं। यदि आप सिंपली एक रफ कॉपी में बनाना चाहें तो दो समकोण पर खींचती हुई रेखा आप खींच सकते हैं। दो समकोण पर काटती हुई रेखाएं खींच लें और उनके बीच में मूल बिंदु 0 लिख लें और x अक्ष पे दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक। इसी प्रकार y अक्ष पे ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक निशान प्रकार और पेंसिल की सहायता से लगाएं। ध्यान रखें, जब भी आप कार्तीय तल बना रहे हैं, चाहे आप ग्राफ पेपर में बनाएं, चाहे आप कॉपी पर बनाएं, आप ऊपर की तरफ दाईं तरफ पैमाना लिखना ना भूलें। वो पैमाना इसलिए लिखा जाता है ताकि ये पता चल जाए कि आपने एक इकाई कहें या एक एकक, यानी 0 से 1 तक का मतलब ये एक एकक, ये आपने कितनी दूरी पर लिया है। अब जैसे आप इस कार्तीय तल में देख रहे हैं कि हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 एकक लिखा है या 1 इकाई। इसका मतलब हमने एक इकाई को 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। ग्राफ पेपर में खाने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होते हैं, इसलिए हमने वही पैमाना लिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो जिस प्रकार हमने अब आपके सामने कार्तीय तल बनाया है, अब उसमें बिंदु दर्शाए गए हैं। बिंदुओं को दर्शाने का तरीका आप ध्यान से देखिए। जैसे A, B, C, D, यहाँ पर 4 बिंदु दर्शाए गए हैं। आप चारों बिंदुओं को एक एक करके समझिए। A बिंदु को देखिए, 2,2, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। जो A बिंदु पर आप खड़े हैं तो आपको x अक्ष पर 2 नजर आना चाहिए और y पर भी 2 नजर आना चाहिए। लेकिन इसको दर्शाने के लिए आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, जब A के निर्देशांक 2,2 हैं तो x अक्ष के 2 से आप देखिए ऊपर और नीचे की तरफ सीधी एक रेखा जा रही होती है, जो आपको ग्राफ पेपर में हल्के हरे रंग में स्पष्ट नजर आती है। आपको यहाँ भी नजर आ रही होगी। इसी प्रकार y निर्देशांक भी 2 है तो y निर्देशांक y अक्ष के 2 निर्देशांक पर आप देखिए दाएं से बाईं तरफ एक रेखा जा रही है हल्के हरे रंग की। अब ये दोनों रेखाएं, जो x अक्ष वाली रेखा है और y अक्ष वाली रेखा है, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं वही आपका अपेक्षित बिंदु है जो आपको दर्शाना है। तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी सुविधा है, जिस हिसाब से भी आप जो है चाहें A बिंदु को दिखा सकते हैं। इसी तरह से आप B बिंदु को देखिए। B बिंदु के निर्देशांक 3,2 हैं, अर्थात 3 से जो ऊपर नीचे की तरफ रेखा गई है x अक्ष से और y अक्ष से +2 वाली रेखा जो बाएं से दाएं तरफ गई है, वो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं
ये बिंदु आपको साफ साफ नीले रंग से गहरा करके हमने दिखा रखा है। ये बिंदु है, इसको हमने लिखा है 3,2। इस प्रकार ए और बी दोनों दो अलग अलग बिंदु दिखाए गए हैं। इसी प्रकार सी बिंदु जैसे -3, -2 आप इसमें बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सी बिंदु भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिया गया है। सी बिंदु पर x का निर्देशांक -3 है, तो आप यूं समझिए कि x अक्ष पर -3 का निर्देशांक लाल रेखा पर जहाँ है वहाँ से ऊपर नीचे की तरफ जो सीधी रेखा जा रही है वो रेखा y अक्ष पर जो -2 है उसकी बाएं से दाएं जाने वाली रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है वो हमारा सी बिंदु है, जिसको हमने जो है नीले रंग से गाढ़ा करके दिखाया गया है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझें। यहाँ पर एक डी बिंदु है जिसके बारे में आपको पहले मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अब जरा ध्यान से सुने। डी के निर्देशांक 0,-3 है। इन बिंदुओं को दर्शाने में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब भी निर्देशांकों में शून्य होता है तो वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। जरा ध्यान से सुने। डी बिंदु के निर्देशांक 0,-3 है। यहाँ पर 0 यानी x का मान 0 है। अब x का मान 0 कहाँ होता है? x का मान 0 y अक्ष पर होता है। इसलिए जब x का मान 0 हो तो वो बिंदु आपका y अक्ष पर आएगा। और y अक्ष पर कहाँ आएगा? y अक्ष का मान, y का निर्देशांक दे रखा है -3, अर्थात y के -3 पर ही वो बिंदु होगा 0,-3। यानी यह समझे कि जब x का मान 0 हो तो वो बिंदु y अक्ष पर आएगा, और जब यदि आपको ऐसा बिंदु दर्शाना हो जिसमें y का मान 0 आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो x अक्ष पर ही आएगा। ये बिंदुओं को दर्शाते समय विशेष सावधानी बरतें। बिंदु दर्शाने के बाद एक बार ये कल्पना जरूर करें कि आप उस बिंदु पर खड़े हैं, तो वहां से सीधा देखने पर x अक्ष पर कौन सा बिंदु नजर आ रहा है और y अक्ष पर कौन सा बिंदु नजर आ रहा है, ताकि आपके निर्देशांकों की आप जांच कर सकें कि आपने जो बिंदु दर्शाया है वो बिल्कुल सही है। इस चीज को बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 2। इसमें एक सारिणी दी गई है जिसमें x के मान -2, -1, 0, 1 व 3 दिए गए हैं, जबकि y के मान 8, 7, -1.25, 3 और -1 दिए गए हैं। इसको हमने ग्राफ पेपर पर दिखाना है। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हर x के एक मान के लिए y का एक मान दिया गया है। यहाँ पर यदि हम x और y के मानों को x, y के रूप में लिखते हैं तो हमें निम्न बिंदुओं के रूप में निर्देशांक मिलेंगे: -2, 8। अगला निर्देशांक -1, 7। 0, -1.25, 1, 3 और अंतिम बिंदु 3, आइए अब हम इन बिंदुओं को कार्तीय तल में दिखाते हैं। कार्तीय तल में -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3 और 3, ये कैसे दर्शाए जाते हैं इसको सीखिए। आपको सामने ग्राफ पेपर में साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप दो समकोण पर दो अक्ष खींचिए, x अक्ष और y अक्ष, और फिर आप एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। यहाँ पर भी हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर के बराबर एक एकक ही लिया है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया ठीक उसी प्रकार बिंदुओं को दर्शाया गया है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे ऊपर की तरफ देखिए, -2,
-2,8। दूसरे चतुर्थांश में सबसे ऊपर वाला बिंदु है -2,8। देखिए उस बिंदु को हमने अलग से थोड़े से ज़्यादा नीले रंग में दिखाया है। यदि आप उस बिंदु पर खड़े हों तो आप बिंदु के नीचे x अक्ष पर -2 पाएंगे और y अक्ष पर 8 पाएंगे। अतः वह यह बिंदु है -2,8। फिर उसके नीचे इसी दूसरे चतुर्थांश में ही स्थित है -1,7। इस बिंदु को भी देखिए, यहाँ से यदि आप x अक्ष की तरफ देखेंगे तो -1 है और y अक्ष पर देखेंगे तो 7 है। फिर उससे नीचे तीसरा बिंदु जो कि प्रथम चतुर्थांश में है 1,3। याद रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, इसलिए 1,3 दोनों प्लस है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आया है। आप इस पर खड़े होकर के देखिए, कल्पना कीजिए तो आपको x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3 नजर आएगा। इसी प्रकार नीचे चौथा बिंदु तीसरे चतुर्थांश में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु 0,1.25। इस बिंदु को दिखाने में बच्चे कई बार बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए x का मान 0 है, इसका मतलब वह बिंदु y अक्ष पर ही है। और y अक्ष पर वह बिंदु कहाँ होगा? -1.25। 1.25 कहाँ आएगा? -1 और -2 के बिल्कुल बीच में होगा -1.5, और -1 और -1.5 के बीच में होगा -1.25। अर्थात आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि -1 और -2 इसके बीच में पहले बीच में एक निशान लीजिए, इससे इसके 2 बराबर भाग बन जाएंगे, और फिर ऊपर के भाग के बीच वाला निशान लीजिए, वो निशान हो जाएगा आपका -1.25। और उस बिंदु को गाढ़ा कर दीजिए और उसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक छोटा सा वृत्त बना दीजिए। यही बिंदुओं को दर्शाने का एक सबसे आसान तरीका होता है और पारंपरिक तरीका यही है, इसी तरीके से दर्शाए जाते हैं। अब चौथा बिंदु देखिए, पांचवा बिंदु जो चौथे चतुर्थांश में है 3,-1, जो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यदि हम उस बिंदु पर देखेंगे तो हम x अक्ष की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर 3 नजर आएगा। वास्तव में ये जो ग्राफ पेपर बना हुआ है, इस पे जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उसी वहीं पर वो पॉइंट भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा नज़र कम आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझिए। जहाँ पर 3 लिखा है बिल्कुल उस वहीं पर बिंदु है। वहाँ से जब x अक्ष की तरफ देखोगे तो आपको 3 वाला निर्देशांक नजर आएगा, और y अक्ष की तरफ देखोगे तो आपको -1 वाला निर्देशांक नजर आएगा। ये x अक्ष और y अक्ष पर -1 के पास आप 2 शून्य देख रहे हैं। वो शून्य देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो अलग से कोई पॉइंट है। वो पॉइंट नहीं है, वो शून्य है, सिर्फ उन निर्देशांकों को दिखाते समय वो अक्षों के बीच में आ गए हैं, इसलिए उससे जो है जरा भी जो है कंफ्यूज ना हो। तो ये प्रश्न जो है बड़ा आसान है और इसको जो है बिल्कुल ढंग से करें। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यदि आपको इससे मिलते जुलते प्रश्न भी नज़र आते हैं तो आप पैमाना इतना बड़ा जरूर लें कि आप उसमें दशमलव की संख्याएं आसानी से दिखा सकें। गृह कार्य। सर्वप्रथम अध्याय 3 को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि गणित को पढ़ने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले पूरे चैप्टर को, टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। अर्थात आपको अध्याय 3 को बिल्कुल ध्यान से 2 बार पढ़ना है। तत्पश्चात प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 को हल करें। किसी भी समस्या के लिए उदाहरण देखें अथवा अपने अध्यापक से संपर्क करें। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप उदाहरणों को प्रश्नावली से पहले हल करें। इससे आपको प्रश्नावली हल करने में
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।